बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 मई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल प्रोग्राम जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। अब्दुल रहमान का पहला मैसेज। अब्दुल रहमान ने श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट की वजूहात पूछी, जिस पे मेरा ख्याल है ऑनलाइन भी काफ़ी डाटा मौजूद है। बहुत बात हमने हो कल चुकी है। डिस्कस कर दिया था अपने प्रोग्राम में इसको, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल एक अहमक शख्स को जब आप बनाएंगे मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर ही, तो वो फिर यही हरकतें करेगा। जी। गुलफाम चौधरी ने पूछा कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए कोई यूट्यूब चैनल या वेबसाइट मौजूद है? बहुत सारे मौजूद हैं जी, बहुत सारे मौजूद है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको बेसिक्स का कम से कम आइडिया हो जाएगा। रहमान खान ने भी इससे मिलता जुलता सवाल पूछा। आप एक्सपेट्रिएट हैं, कहते हैं जी मेरा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट भी नहीं है और सीडीसी अकाउंट भी नहीं है। आप वो जो है ना, वो केड़ा अकाउंट है, सुनहरी रोशन डिजिटल सुनहरी अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लें। उसमें से आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। आपको ब्रोकर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी जी। मेरा ख्याल है रोशन डिजिटल सहूलत फराहम करता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग करने। बिल्कुल, उसके अंदर ब्रोकर्स की जो है लिस्ट मौजूद है। आप उसमें से ब्रोकर सेलेक्ट करके उसके थ्रू बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसामा इब्राहिम ने पूछा, सर 5 से 10 लाख रुपए के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। इसने कहा कौन से खरीदने चाहिए जी, बता ना। बहुत से देखे जा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का बुनियादी तौर पे मैं इस थ्योरी का मुखालिफ इसलिए हूँ कि स्टॉक मार्केट स्विंग्स की गेम है। अब आप ये देखिए कि मिल्लत 1500 पे भी गया, मिल्लत 610 रुपये तक भी या 700 तक भी गिर गया। आप अगर प्रॉपर स्विंग्स को सीखें तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा फ़ायदा देगी। ज़्यादा फ़ायदा देगी। सेक्टर आपने पूछा है, तो इस वक्त हुकूमत के पास जितने पैसे फंसे हुए हैं एनर्जी सेक्टर के, तो उस सेक्टर के शेयर्स को देखा जा सकता है। उसमें आईपीपीज़ के शेयर हैं। आईपीपीज़ में ख़ास तौर पे वो शेयर जिनकी मैनेजमेंट फॉरेनर की है, कैपको हो गया, हबको हो गया, जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जिन्होंने प्रॉफिट देना ही देना होता है हर 3 महीने बाद, उनको देखा जाए। उसके बाद जो हैवी वेट्स हैं, जिनके अंदर ओजीडीसीएल हो गया, जिनके अंदर पीओएल हो गया, इनकी स्टडी लगाई जाएगी ये अपने स्विंग के किस लेवल पे हैं और कौन सी स्विंग चल रही है। एनर्जी सेक्टर, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर के शेयर्स को आप तवज्जो दें, क्योंकि सरकार ने इनके बहुत ज़्यादा 2700 अरब रुपया देना है। अगर इसमें से आधा भी इन सेक्टर को मिलता है तो तुम्हारा पै जानी। आधा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 10% में मिला तो बस तुम्हारे डल जाएंगी, लहरें बहरें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपने पूछा कौन सा सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर जी। अब एनर्जी सेक्टर में फर्दर शेयर देख लें और फिर शेयर का चार्ट निकाल के देख लें कि वो अपनी स्विंग के किस लेवल के ऊपर है, और उसको बाई करने या ना बाई करने का फैसला कर लें जी। ज़ियाउर रहमान ने पूछा, दादाजी पेट्रोल की कीमत जो हुकूमत नहीं बढ़ा रही, इसका असर पेट्रोलियम के शेयर पर मुस्बत आएगा कि मनफी? मनफी। जी, एक लफ्जी सवाल से एक लफ्जी जवाब देता है जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये 170-80 तक जाएगा। 16 को हुकूमत फैसला कर सकती। ठीक है। अच्छा जी, हम साय से भी मैसेज आ रहे हैं और वो ख़ास तौर पर उन इशू के हवाले से बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो नॉर्थ वेस्ट में अनरेस्ट है, उसके हवाले से भी सवालात मौजूद हैं। यार, हमने कभी तमिलनाडु के अंदर और उड़ीसा के अंदर जो चल रही हैं उसके बारे में आपसे कभी कोई बात की? इंटरनल मसला खुद सुलझा लें, हमने कभी तो कोई बात नहीं की। फिर हम उस पर फिर बात करना शुरू कर दें यहाँ पे, फिर आपको बड़ा दुख होगा या आपके दोस्तों को। तो नहीं करते ऐसी शरारतें ना जी। बिलाल अहमद बुनियादी तौर पे खौफजदा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। पूछ रहे हैं कब तक होल्ड रह सकती है क्या पेट्रोल की कीमत? मेरा ख्याल 4-5 दिन नहीं, 2-3 दिन और होंगे। जब हमारा ये प्रोग्राम नशर होगा तो 13 को है ना ये प्रोग्राम, 14 तारीख का 14 तारीख का प्रोग्राम है, तो 16 तक जी
जी। मुझे इम्कान है कि कुछ ना कुछ हुकूमत को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया हुकूमत के ऊपर। और बढ़ाना चाहिए हुकूमत को। और मई के महीने में 110 अरब रुपए की सब्सिडी, यार हम जैसी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है, बढ़ाना तो पड़ेगा। जी। अच्छा जी, हिशाम नजम का मैसेज है, कहते हैं ज़राअत के शोबे में पैदावार में इजाफा करने के अलावा जीडीपी को बढ़ाना मुश्किल होगा, लिहाजा स्टॉक मार्केट में ज़राअत से मुतल्लिक शेयर्स में इन्वेस्ट करना क्या बेहतर रहेगा? ज़राअत के मतलब स्टॉक मार्केट में खाद के शेयर्स हैं, ठीक है ना। जी। एग्रीटेक भी जो है वो मोटरसाइकिल बनाता है या ट्रैक्टर हैं या खाद है, ये दो ही ज़राअत से मुतल्लिक है ना। तो हमेशा रहेगा जी कंस्ट्रक्शन और ज़राअत इनके मुतल्लिका। और तीसरा फूड, कंस्ट्रक्शन, ज़राअत और फूड, इन तीनों ने पाकिस्तान के अंदर बढ़ना ही बढ़ना है। जी। औरंगज़ेब आलमगीर कहते हैं, दादाजी मैंने 2014 में 1 कनाल का प्लॉट एलडीए सिटी में ख़रीदा था, फरमाइए इसको बेचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लूँ? हाँ, एक सर्कल तो स्टॉक मार्केट का टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी मुकम्मल हो गया, ठीक है। हमने तो पहले ही कहा था प्रॉपर्टी बेच के स्टॉक में आ जाए, हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यार जाहिलों की इन्वेस्टमेंट। जिस तरह दुनिया के अंदर ये कहना कि हमारी इकॉनमी जो है वो एक्सपैट के भेजे हुए पैसे से चलती है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, जी। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मिसाल जो जहन में आई है मैं बयान नहीं करना चाह रहा, बेगैरती की बात है, ऐसा समझ लो। उसी तरह ये भी कहना कि मैंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, दुनिया के अंदर ये बेगैरती की बात समझी जाती है, जाहिलाना बात समझी जाती है। इसे जाहिल की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो पढ़े लिखे आदमी की प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब आप फैसला करें, आपने जाहिल लोगों में शुमार होना है या स्मार्ट लोगों के अंदर। जी। नौमान वहीद बट कहते हैं, दादाजी एक पोस्ट बहुत वायरल हुई जिसमें ये बात हुई जी, ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब वो पहले लीडर थे जो सऊदीया, अमेरिका, पेट्रो डॉलर और भारत रूस रूबल रुपया मुआहदे को बुनियाद बनाते हुए चीन के साथ रुपया युआन अदायगियों का मुआहदा करने जा रहे थे। कहते हैं दादाजी ये काम तो पहले से नहीं चल रहा था उनके आने के, इमरान खान के आने से पहले। मैं यही तो कहना कहते हैं ये पोस्ट इतनी वायरल क्यों हो रही है? ये पोस्ट इतनी वायरल कर की जा रही है ना, उसके नीचे लिखा होगा प्रमोटेड, ठीक है ना। पाकिस्तान और चाइना के अंदर युआन के अंदर ट्रेड भी हो सकती है, पाक रुपये में भी अदायगियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हमने बाहमी करेंसी के अंदर ट्रेड करने का मुआहदा कर रखा है। और ये मुआहदा जो है ये 2014-15 में हो गया, सीपैक के सिग्नेचर के 1 साल के बाद ये मुआहदा हो गया था। तो वो जाहिल ही होगा ना जो इस तरह की बात खबर बना के उसको वायरल करने की कोशिश कर रहा है। रूस के साथ 2016 का हमारा मुआहदा है जिसके तहत हम रूबल में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है भाई? जिस ट्रेडर ने एलसी खोलनी है, ये 2015-16 में भी यही मसाइल आए थे कि हुकूमत ने मुआहदा कर लिया, अब कोई जो हमारा ट्रेडर इंपोर्टर जो है वो चाइना से युआन के अंदर एलसी खोलने को तैयार ही नहीं है, वो डॉलर में खोलता है। तो माइंडसेट भी तो बदलना है ना भाई, कि वो अपनी कैलकुलेशन युआन के अंदर करनी शुरू करे। जी। नहीं करता वो भाई, ना हमारा बैंकर इसके लिए है तैयार है। भाई। मुझे एक मौजूदा हुकूमत में दोबारा वज़ीर बन गए हैं, पहले भी वो वज़ीर थे गुज़िश्ता से पेवस्ता हुकूमत से, वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के अंदर, अब बात गौर से सुननी, जी जी, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों की मियाँ मंशा से लेके तो हुसैन दाऊद तक सब की जाके मिन्नतें की कि यार और कुछ नहीं, कि 100-150 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ही ला दो यार। कहते इन्होंने नहीं लगाए, फिर हम चाइनीज़ के पास भीख मांगने गए थे। अब इनको है कि चाइना पूरी इकॉनमी खा जाएगा और ये कर लेगा वो कर लेगा। कहते झूठ बोलते हैं, ये सारे बकवास करते हैं। तो हमने इनके मियाँ साहब ने इनको बाकायदा मिन्नतें की कि यार कोई इतने पैसे हैं आपके लिए, कोई 2-2.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लगा दो यार पावर का, हमें क्राइसिस बहुत है। कहता नहीं लगाया उन्होंने। और बाद में सीपैक की शिकायतें जाके GHQ लगाने गए थे, ठीक है ना, हुसैन दाऊद साहब। तो मेरा मतलब है यार, मैं बहुत प्यार करता था उनसे, रिस्पेक्ट करता था उनसे, मोहब्बत करता था यार, लेकिन इस बात के बाद दिल ही तोड़ दिया यार उन्होंने। रज़ाक दाऊद जो है वो जाके जर्नैलों को शिकायतें लगाता था कि सीपैक से मुल्क तबाह हो जाएगा, और ज़ाहिर है उनका तो फाइनेंशियल एक्सपोजर नहीं होता,
वो जनाब बंदूकें लेके सीपैक के खिलाफ निकल पड़े। वो 4 साल में फिर सबक मिल गया ना उनको, समझ गया ना। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये था यार, ये बस अब क्या करे बंदा, क्या ये पाकिस्तान का बिजनेसमैन भी ऐसे ही है यार, सारी उम्र सब्सिडियां खा खा के तो मोटा हो जाता है और जाके जनाब बाहर के बैंकों में और बाहर की जगहों के ऊपर अपने एसेट डेवलप करता है। कितने साल हो गए यार मियां मंशा को कमाते हुए, 40 साल हो गए। जी अब आके एक अस्पताल की तौफीक हुई है उनको, नहीं तो हिजाज अस्पताल को साल के कुछ 4 चिल्लर दे के और कहा करते थे हम बड़ा वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अब आके उन्होंने एक अस्पताल बनाया है, सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल, शहजाद सलीम के वालिद साहब के नाम के ऊपर होगा मेरा ख्याल है, ठीक है ना, जो इनके कज़न है मेरा ख्याल। जी कज़न है, हाँ। ओए यार वो वाले निशात चूनिया वाले, अच्छा जी हाँ वो। और मुझे लगता नहीं है कि मियां मंशा ने बनाया हो, ये शहजाद साहब की होगी, ठीक है, ये उनकी डोनेशन या इन्वेस्टमेंट होगी। मियां मंशा से ऐसी तवक्को ना करें आप। दादाजी क्यों हद है यार, खरबों रुपया कमाते हो यार आप इस साल। यानी कि अगर सिर्फ आपके अनअकाउंटेड फॉर मनी से जो कॉन्फिस्केट करते हैं आप एमसीबी में हर साल, कि अकाउंट पुराना हो गया है तो कोई वाली वारस नहीं है, हाँ? अगर सिर्फ उन्हीं पैसों को डाइवर्ट कर दो तो साल का एक अस्पताल निकलता है मियां मंशा साहब। ऐसे शिकवा आ गया मुंह के ऊपर, नहीं बनाएंगे। और अगली नस्ल तो माशाल्लाह उमर मंशा साहब एंड कंपनी तो बिल्कुल ही इस मामले में फारग है ना। तो इतना कमाया यार, इस मुल्क को क्या वापस किया, मतलब लम्स को डोनेशन दे दी तो आपकी सोशल सर्विस जो है वो पूरी हो गई। दुख होता है यार, मतलब हम जैसा एक वर्किंग क्लास का बंदा जो है वो इस उम्र में आगे फील करना शुरू हो जाता है यार, इस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना चाहिए। और हम 10 साल से दादा पोता शो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जो हमारे पास कैपेसिटी है हम रिटर्न कर रहे हैं। भाई जिस टर्म में हमने कमाया है, हम इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम करते हैं, इतलात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाने का हमारा बिजनेस था ना, इससे हमारा रिजल्ट जुड़ा हुआ था। तो हमने यही चीज़ कमाई, यही सलाहियत कमाई है। हमने जो सलाहियत कमाई है, जो यही हमारी दौलत है, हमने वो रिटर्न करना शुरू कर दी। तो उसी की रिटर्न कीता है। वैसे अल हिजाज अस्पताल में 4 करोड़ रुपया सालाना फंडिंग दे रही थी, 10 करोड़ रुपया बस। यार डीजी खान सीमट, मतलब शुरू हो जाओ ना जरा, एमसीबी निशात पूरा ग्रुप, होटल, निशात मिल्स, निशात चूनिया, मतलब गिनी जाओ ना यार, एक एक यूनिट की आपकी $450 मिलियन की एक्सपोर्ट है यार। तो इन टर्म ऑफ वेलफेयर आपने क्या रिटर्न किया यार इसको। शौकत खान हमको डोनेशन दे दी, गालियां खाई अलग उससे, उस हरामखोर से। हाँ, चोर चोर की बातें अलग, चोर और डाकू के इल्जामत अलग सहे, चंगे रहे हो। लेकिन दादाजी दुख होता है यार, इस मुल्क में ट्रेंड भी यही है ना कि बिजनेस करने की बजाय प्रॉपर्टी खरीद लें। हाँ, अब ये भी प्रॉपर्टी में आ गए। हम जिस रास्ते दफ्तर आते हैं, नुक्कर के ऊपर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी निशात होटल के नाम से, चले अच्छी बात है यार, लेकिन यार कुछ रिटर्न करें ना इस सोसाइटी को। बहुत कमा लिया आपने यार, कब्र में लेके जाना जब मियां मंशा साहब, थोड़ा ही टाइम रह गया वैसे। जी अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज शहरियार हसन का है। होंडा कार खरीदा 208 पे लॉस पे है, आपको 7150 पे खरीदा, एडवाइस कीजिए। होल्ड कीजिए और ठीक है, सिर्फ होल्ड मत कीजिए और खरीदिए, इनको पाइल अप कीजिए, एवरेज प्राइस नीचे लाइए। क्योंकि आपने सही स्विंग पे एच कार नहीं पकड़ा। एच कार 149 से 155 की ब्रैकेट को अब टच करेगा मोस्ट एक्सपेक्टेडली, उसकी स्विंग निकलती ही वहां की एच कार इन्होंने टॉप पे फड़िया। हाँ जी माशाल्लाह। ये वो ने ना जेडे सुन के आंदे ने जी, जो वारदाती अपनी वारदात डाल लेते हैं ना, तो इन लोगों को पता चलता है वो मार्केट बड़ी भाग गई, ये टॉप पे जाके पकड़ते हैं यार। मुझे ऐसे लोगों को ना बहुत तकलीफ होती है, गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर। अन्य वाह बगैर सुनी सुनाई बात के ऊपर टक्कर मार देंगे ने। पढ़े लिखे लोग हो यार, पढ़ लिख लिया करो ज़रा। इन्फॉर्मेशन बिकती भी है और बड़ी सस्ती बिकती है, वो ख़रीद लिया करो। चंद 100 रुपये दे के आप लाखों के नुकसान से अगर बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसको मज़ीद ख़रीदें, पाइल अप करें इसको, इसकी एवरेज प्राइस आपकी नीचे आए। आपने टॉप ऑफ द स्विंग ख़रीद लिया हुआ।
जी। खुरम भी वही बात कर रहे हैं जो दादा पोतो शो में बारहा हो चुकी। कहते हैं मौजूदा हुकूमत फंसने गई इमरान खान के ट्रैप में। उन्होंने पेट्रोल की कीमत जानबूझ के नहीं बढ़ाई, जब ये आए हैं तो इनके लिए वो एक सरदर्द बन गया है। तो बढ़ानी तो पड़ेगी ना भाई, और बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे आवाम का नहीं गुस्सा। तो लोगों को बताएं कि ये इसलिए बढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उन्होंने आगे जो 450% गैस की कीमत बढ़ाई थी, तो उन्होंने कोई पार लिया था इस बात का? नहीं, बढ़ा के कहता किसने किया है? हाँ, बढ़ा के कहता किसने की है? वो तो यहाँ पे खड़े होकर बताएं कि जी हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इन्होंने नहीं बढ़ाई। और दूसरी बात है यार, तेल कोई सदा 111 पे 113 पे तो नहीं ना रहना, जी। उसने वापस भी तो आना है ना। तो कुछ लॉसेस हुकूमत बेयर कर ले। उस वक्त जब वो तेल 60-70 की डॉलर की तरफ जाएगा, तो उस वक्त तो वो लॉसेस जो हैं उनको कीमत उस recover वक्त, कर ले। हाँ, उस वक्त ना कम कीजिएगा। उस वक्त ना काम करे। और यही हुकूमत का मैनेज करना यही काम। हुकूमतें किया करती हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन अवाम की तरफ ना जाए। ख़ास तौर पे हमारी जैसी डेवलपिंग इकॉनमीज़ की जो हुकूमतें होती हैं, जी। वो इस तरह की बातें किया करती हैं। अगला सवाल। खुरम अली पूछते हैं, दादाजी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी ज़रूरी क्यों है? यार ये गोरा हमें दे गया हुआ है यार, ये तोहफा। मैं भी आपकी इस बात का हामी हूँ कि यार वो उधर कम्युनिकेशन करने के लिए रखा होता है, बल्कि सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं होता, तो पूरा ग्रोह बैठा होता है। कुछ लोग हंसते हुए कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर पर नजर रखने के लिए होता पर्सनल है। स्टाफ अफसर की एक लिस्ट होती है इस प्रकार के, ठीक है ना। और पूरी होती है, मतलब कैप्टन भी होता है उसमें, कर्नल भी होता है, ब्रिगेडियर साहब तक काम जाता है। और चाचू ने अभी तक अपना मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं बदला। जी। चाचू ने बदल लिया यार, यूतिया है गई। इंजीनियर अब्दुल्ला। चाचू मान ला यार, यूतिया है गई, उन्हें बदल लिया। जी, नेक्स्ट मैसेज इंजीनियर अब्दुल्ला पूछते हैं, दादाजी दिमाग पक गया ये सुन सुन के कि पीटीए के दौर में फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। कितने अच्छे हो गए ताल्लुकात? कोई किसी के साथ हमारे तल्लुकात उल्टा बिगड़े। हमारी फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं उस दौर के अंदर। जो कुछ वो मुंह से बक देता था, उससे वही मुल्क नाराज हो जाता था। सऊदीया हमसे नाराज, ठीक है, मुत्तहिदा अरब अमारात हमसे नाराज, कतर हमसे नाराज। वो कतरी खत के हवाले से जो भी बकवासियात थी, उस पर कतर साहब ने और इनके गले में हाथ डालने थे, वो हमसे नाराज। उसके बाद अफगानिस्तान हमसे नाराज, राइट, ईरान हमसे नाराज, अमेरिका हमसे नाराज, ठीक है। राजी कौन था? कोई भी नहीं। चाइना हमसे नाराज। और रूस के साथ तल्लुकात की चाबी चाइना के पास है हमारी। आखिरी दौरा जो इसने किया है वो चाइना की सिफारिश पे किया है ना। जी। फिर हम कहेंगे तो फिर आग लगेगी, चाइना की सिफारिश पे किया है ना। नेक्स्ट मैसेज अजमल मैं बताता रहा, ये और ही लेवल है। जी। याद है? ये और ही लेवल है। अजमल मियाँ का मैसेज, गंदम का बीज इसराइल से मंगवाने का तरीका। बरास्ता यूएई मंगवा लीजिए। यूएई में आपका कोई दोस्त अहबाब हो, क्योंकि यूएई फ्री पोर्ट है, तो उनको कहें कि जनाब वो यूएई में इंपोर्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इस तरह की इंपोर्ट वगैरह के लिए आपको किसी परमिट शर्मिट की ज़रूरत नहीं होती, फ्री पोर्ट है। और वहाँ से मंगवा के और किसी से हैंड कैरी करवा लें पाकिस्तान में। फार्मूला कैसा है? और अगली बात मैं आपको बताऊं, वो कंपनी आपको यूएई में डिलीवर भी कर देगी। अगली गल से आप उनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके उनसे सिलसिला जुनबानी शुरू करें, तो वो आपको कहेंगे कि हम यूएई तक पहुंचा भी देंगे। अब तो उनके तल्लुकात भी कायम हो गए वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तरफ बड़ा मुश्किल सवाल ले आई दादे हंसते। हाँ। इसराइल से मंगवाना कोई ऐसा इशू तो नहीं है, थोड़ी एफर्ट की बात है बस। एफर्ट की बात। इसराइल के ताल्लुकात हमारे साथ नहीं है, इसराइल बाकी तो बहुत आगे है, आप इंडिया से मंगवा लें भाई, वो भी हमसे ज्यादा पर एकड़ यील्ड लेते हैं। हाँ, बाकियों के साथ तो है लेकिन ना। वो मतलब साढ़े वर्ग ही उधर ने, तो उन्होंने कई बीज डी जनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी तीसरी क्रॉप पे आएंगे तो वो फिर उसकी पैदावार बुरी तरह गिरेगी। जी, डन, वाइंड अप कीजिए। ठीक है, लें सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।